हाय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। डियर फ्रेंड्स, अब अपने टाइम को इन अ बेटर वे यूटिलाइज करना, क्योंकि अब आपके पास बहुत ही कम दिन बचे हैं अगर आप जूनियर असिस्टेंट एंड पटवारी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बस इतना कहूँगा, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन पर भी प्रेस ज़रूर करना, ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट सेशन की नोटिफिकेशन मिलती रहे। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा सेशन चलेगा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के ऊपर, जिसमें मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं जो कई बार एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक भी करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आपके लिए, रेड डेटा बुक प्रोवाइड्स डेटा ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो रेड डेटा बुक हमें किस रिगार्डिंग डेटा प्रोवाइड करती है? तो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। रेड डेटा बुक हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है रिगार्डिंग द एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे फ्रेंड्स ये याद रखोगे कि रेड डेटा बुक अगर आपसे पूछी जाए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है, तो योर आंसर शुड बी IUCN, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जाता है कि बताइए IUCN को कब एस्टेब्लिश किया गया था? तो 5 अक्टूबर आपने याद रखना है। 5 अक्टूबर याद रखोगे 1948 में हमारे IUCN को एस्टेब्लिश किया गया था। ये डेट आपसे कई बार पूछी गई है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे फ्रेंड्स, आप ये याद रखोगे कि इस IUCN को कहाँ पर हेड क्वार्टर्स लोकेटेड है, यानी IUCN के हेड क्वार्टर्स हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो याद रखोगे आप, स्विट्जरलैंड में हमें IUCN के हेड क्वार्टर्स देखने को मिलती है। एंड यही IUCN रिलीज़ करता है और मेंटेन करता है रेड डेटा बुक, जिसमें ये इकोलॉजिकल स्टेटस देता है एंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ का। ये आपको याद रखना है। एंड आपसे यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कब से IUCN ने रेड डेटा बुक मेंटेन करनी स्टार्ट की है? तो ये आप याद रखोगे 1960 से IUCN ने रेड डेटा बुक मेंटेन करनी स्टार्ट की है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग IUCN एंड रेड डेटा बुक, जिसमें हमें एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज की इंफॉर्मेशन मिलती है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फिश कैन सर्वाइव इन अ फ्रोजन लेक बिकॉज ऑफ। एक फिश फ्रोजन लेक में क्यों सर्वाइव करती है? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज जो बॉटम लेयर ऑफ वाटर होता है फ्रोज़न लेक का, वो फ्रीज नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारी फिश फ्रोज़न लेक में आराम से तैरती रहती है एंड न्यूट्रिएंट्स को कैरी करती है। यानी ये अगर हमारा एक लेक है, इसका जो अपर लेयर ऑफ वाटर रहता है वही क्या फ्रीज होता है, जबकि बॉटम लेयर ऑफ वाटर बिट वार्म रहने की वजह से फ्रीज नहीं होता है, जिसकी वजह से लिविंग क्रिएचर्स इसमें आराम से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं एंड अपने न्यूट्रिएंट्स को कैरी करते हैं। इस तरह से वो जिंदा रह पाते हैं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको आपने याद रखना है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर पोल्यूटेंट गैस एमिटेड बाय मोटर व्हीकल्स? कौन सा एक मेजर पोल्यूटेंट गैस है जो रिलीज किया जाता है, एमिट किया जाता है बाय द मोटर व्हीकल्स? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक डेंजरस एयर पोल्यूटेंट है जो रिलीज किया जाता है, एमिट किया जाता है बाय द मोटर व्हीकल्स। ये आपको एज इट इज़ याद रखना है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आप ज़रूर करोगे। बताइए आप मुझे, मार्श गैस हम किस गैस को कहते हैं, यानी दलदली गैस हम किस गैस को नाम देते हैं? ये आप क्वेश्चन ज़रूर, ये आंसर आप ज़रूर करोगे मुझे कमेंट सेक्शन में। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इकोसिस्टम? हमारा कीवर्ड क्या है? नॉट ट्रू, यानी हमने वो ऑप्शन चूज करना है जो सही नहीं दिया गया हो रिगार्डिंग इकोसिस्टम। ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया गया है इकोसिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ बोथ इनऑर्गेनिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। क्या ये सही है? यस, ये सही है, क्योंकि हमारे इकोसिस्टम में हमें देखने को मिलते हैं बायोटिक यानी लिविंग एंड एबायोटिक यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जो आपको याद रखने हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स में हमारा एयर आता है, वाटर आता है, डिफरेंट गैसेस आते हैं, जो आपको याद रखने हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही है रिगार्डिंग इकोसिस्टम, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं।
इट हैज़ इट्स ओन प्रोडक्टिविटी, क्या इकोसिस्टम में अपनी खुद की प्रोडक्टिविटी होती है? दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, बिकॉज हम क्या देखते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये सनलाइट को कैप्चर करते हैं, जिसको ये यूटिलाइज करने के बाद अपना फूड क्या तैयार करते हैं। एंड ये फूड क्या है, ये प्रोडक्टिविटी है, ये आप याद रखोगे, ये इन्होंने प्रोड्यूस किया, जनरेट किया, तो ये एक प्रोडक्टिविटी है। सनलाइट को यूटिलाइज करके ग्रीन प्लांट्स फूड प्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी पर आते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है इट इज़ अ क्लोज्ड सिस्टम, हमारा इकोसिस्टम एक क्लोज्ड सिस्टम है जिसमें ना सनलाइट इंटर होती है, ना इसमें न्यूट्रिएंट्स का क्या ट्रांसफर होता है इन अ साइक्लिकल मैनर। क्या ये सही है? नो, दिस इज इनकरेक्ट सर, ये सही नहीं है, क्योंकि हमारा इकोसिस्टम क्या है, ये एक ओपन सिस्टम है। क्या है? ओपन सिस्टम है जिसमें ट्रांसफर होते हैं एलिमेंट्स एंड सनलाइट एंड एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफर होती है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि एनर्जी पहले सनलाइट से आती है, फिर इसको एब्जॉर्ब करते हैं कौन? ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट सनलाइट को यूटिलाइज करके एनर्जी ही डेवलप करते हैं, एंड यही एनर्जी कहाँ पर आती है? फिर कंज्यूमर्स में जाते हैं। यानी इस तरह से हमारे इकोसिस्टम में ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स होता है, एनर्जी होती है। इस तरह से ये एक ओपन सिस्टम है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है इकोसिस्टम एक नेचुरल रिसोर्स सिस्टम है। दिस इज ऑल्सो ट्रू डियर फ्रेंड्स, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमने रॉन्ग ऑप्शन चूज करना है। इकोसिस्टम में हमें क्या मिलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं इन अबंडेंस, यानी ये हमारा ऑप्शन सी ही एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग इकोसिस्टम, जो हमारा सही आंसर है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Colony collapse disorder is a commonly observed phenomenon in which of the following? तो colony collapse disorder जो एक phenomenon है, ये हमें किन में देखने को मिलता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, हनी बीज। हनी बीज में हमें ये कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर देखने को मिलता है। बताइए सर क्या है कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर? देखो मेरे फ्रेंड्स, मान लो हमने एपीकल्चर डेवलप किया, जिसमें हम हनी बीज को क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। यहाँ से हमने मान लो काफ़ी सारी हनी बीज रखी, अचानक से क्या होता है, ये काफ़ी तादाद में हनी बीज क्या करते हैं? ये छोड़कर चली जाती है हमारे इस एपीकल्चर को, यानी जो हमने एपीकल्चर डेवलप किया था ये हनी बीज के लिए, अचानक से काफ़ी सारी तादाद में हनी बीज क्या होती है? इससे निकल जाती है, इससे सडनली निकल जाती है, यानी भाग जाती है, डिसअपियर होती है। एंड कुछ ही हनी बीज जो इमेच्योर हनी बीज होती है, छोटी छोटी, उनको पीछे छोड़ देती है। एंड जो खाना ये प्रोड्यूस करती है वो भी ये यहाँ पर यही छोड़ती है एंड चली जाती है। इसी फिनोमिनन को हमने नाम दिया है कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर, क्योंकि ये जो कॉलोनी हमने डेवलप की थी हनी बीज की, अचानक से जब काफ़ी तादाद में हनी बीज छोड़कर चली जाती है तो ये कॉलोनी कोलैप्स होता है। इस फिनोमिनन को हम देखते हैं कहाँ पर? हनी बीज में। यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ सकते हो कि कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर एक ऐसा फिनोमिनन है जो सडनली ओकर होता है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ वर्कर बीज क्या होती है? अपनी कॉलोनी से डिसअपियर होती है एंड पीछे छोड़ देती है अपनी क्वीन को, जो उनकी क्वीन होती है, एंड प्लेंटी ऑफ फूड जो ये पैदा करते हैं उसको भी क्या करती है? छोड़ देती है। एंड जो इमेच्योर बीज होती है उनको भी ये पीछे छोड़ देती है। तो इस तरह से ये इस फिनोमेनन को हमने नाम दिया है कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर, जो हनी बीज में हमें कॉमनली देखने को मिलता है। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The Zika virus was named after Zika forests of which country? सबसे पहले आपने याद रखना कि Zika वायरस एक मॉस्किटो बॉर्नी डिजीज है, जिसको हमने कहाँ पर डिस्कवर किया? Zika फॉरेस्ट्स में। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए Zika फॉरेस्ट्स किस कंट्री में देखने को मिलते हैं? ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। उगंडा एक अफ्रीकन कंट्री है जहाँ पर हमें Zika फॉरेस्ट्स देखने को मिलते हैं। एंड इन्हीं Zika फॉरेस्ट्स में हमने पहली बार Zika वायरस डिस्कवर किया इन 1947 में। एंड किन में हमने ये Zika वायरस पाया? ये हमने पाया पहली बार मंकीज में। किन में? मंकीज में। ये सारी पॉइंट्स ऑफ एज इट इज याद रखोगे। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ। बायोडाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन इकोसिस्टम्स। ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? इट इज अ वेराइटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज, ये आपको याद रखना है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट question. The diversity and productivity of coral reefs is most similar to that of diversity यानी variety of plant and animal species, productivity यानी biomass कोरल रीफ्स में सबसे ज़्यादा है। बताइए इसी तरह की डाइवर्सिटी एंड प्रोडक्टिविटी हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन डियर फ्रेंड्स। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में भी हमें काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी एंड प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है, जस्ट लाइक कोरल रीफ्स। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट किया गया है, इसको भी एज इट इज़ याद रखोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच नेशनल पार्क हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर कीपिंग द लाइन्स ऑफ गिर। सबसे पहले डियर फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि गिर नेशनल पार्क हमें गुजरात में देखने को मिलती है। तो गिर नेशनल पार्क कहाँ पर देखने को मिलती है डियर फ्रेंड्स? गुजरात में। गिर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? तो गिर नेशनल पार्क इज़ अ फेमस फॉर एशियाटिक लाइन्स। काफ़ी बार ये पूछा गया है। तो एशियाटिक लाइन्स के लिए कौन सी पार्क फेमस है? गिर नेशनल पार्क। कहाँ पर देखने को मिलती है? गुजरात में। एंड इसी गिर नेशनल पार्क से कुछ लाइन्स को सिलेक्ट करके निकाला गया एंड उनको रखा गया कूनो पालमपुर नेशनल पार्क में। ये आपको याद रखना है। जहां पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, ये कूनो नेशनल पार्क हमें कहां पर देखने को मिलती है? तो एमपी में यानी मध्य प्रदेश में हमें कूनो नेशनल पार्क देखने को मिलती है। डियर फ्रेंड्स आपको याद ही होगा हमने चीता रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट भी चलाया है, जिसमें हमने 8 चीताज पहले कहाँ से मंगाए ये मुझे आप बताओगे। 8 चीताज हमने कहाँ से मंगाए? नेक्स्ट हमने 10 चीता मंगाए कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। सबसे पहले हमने 8 चीता मंगाए थे, आप मुझे बताओगे किस कंट्री से? वो भी अफ्रीकन कंट्री है। उसके बाद हमने 10 और चीताज मंगाए साउथ अफ्रीका से, ये आपको याद रखना है। एंड उनको हमने कहाँ पर रखा? कूनो पालमपुर नेशनल पार्क में, जो कि एमपी की नेशनल पार्क है। यहाँ पर जो आप 5 नेशनल पार्क देख रहे हो, कान्हा नेशनल पार्क एंड बंदेवगढ़ नेशनल पार्क, ये भी एमपी की ही नेशनल पार्क्स है। एंड यहाँ पर डियर फ्रेंड्स किसी दोस्त ने डाउट शेयर किया था, सर ये जो 5 नेशनल पार्क है ये महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। उस डियर फ्रेंड को कन्फ्यूजन था, तो याद रखोगे आप, ये जो 5 नेशनल पार्क है ये इट लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ एमपी एंड महाराष्ट्र। यानी ये नेशनल पार्क हमें एमपी में भी देखने को मिलती है एंड महाराष्ट्र में भी देखने को मिलती है। अगर ऑप्शन में एमपी होगा तो एमपी टिक करेगा, अगर महाराष्ट्र होगा तो महाराष्ट्र टिक करिएगा, क्योंकि ये इट लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ एमपी एंड महाराष्ट्र। कौन सी पार्क? 5 नेशनल पार्क। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्म यूज्ड इन वर्मी कल्चर। तो वर्मी कल्चर में हम कौन सी वर्म डेवलप करते हैं? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अर्थवर्म। तो अर्थवर्म को हम डेवलप करके वर्मी कल्चर डेवलप करते हैं। तो अर्थवर्म आप यहाँ पर विजुलाइज कर सकते हो डियर फ्रेंड्स। इस अर्थवर्म को कहा जाता है फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, बताइए किस वर्म को कहा जाता है फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड? तो वो है हमारा अर्थवर्म। क्यों कहा जाता है अर्थवर्म को फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड? क्योंकि ये मल्टीट्यूड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द सॉइल एंड प्लांट हेल्थ। ये सारे पॉइंट्स आप एज इट इज याद रखोगे। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेडोलॉजी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक स्टडीज। तो पेडोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स कई बार पूछा गया है, बताइए ऑर्निथोलॉजी किसकी स्टडी है? तो ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स। एंड सलीम अली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है हमारी कंट्री की, जिसको कहा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। तो सलीम अली को कहा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि सलीम अली ने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये दिया था कि उन्होंने पहली बार साइंटिफिक स्टडी की थी बर्ड्स की इन आवर कंट्री। नेक्स्ट आपको ये पूछा जाता है कि सेलिनोलॉजी किसकी स्टडी है? तो सेलिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मून। पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्रूट्स। ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बोन्स एंड हीमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्लड। ये आपको याद रखना है। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बार बार पूछे गए हैं। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोनेटेड द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इजी क्वेश्चन है, काफ़ी सारे दोस्तों को पता होगा। तो डार्विन ने दी है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट मैमल डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी लार्जेस्ट मैमल है? तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, व्हेल इज द लार्जेस्ट मैमल। तो मैमल हम किन एनिमल्स को कहते हैं? तो याद रखो कि आप मैमल्स हम उनको कहते हैं जो ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं, यानी ये एग्स ले नहीं करते हैं, ये सीधे ऑफस्प्रिंग्स को क्या देते हैं? जन्म देते हैं। ये आपको याद रखना है। तो लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लाइंग क्रिएचर्स डज नॉट बिलोंग टू द बर्ड क्लास। तो कौन से ऐसे फ्लाइंग क्रिएचर्स है जो फ्लाई तो करते हैं लेकिन वो बर्ड्स की कैटेगरी में फॉल नहीं होते हैं? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बैट्स। तो बैट्स एक ऐसे फ्लाइंग क्रिएचर्स है जो फ्लाई तो करते हैं लेकिन बर्ड्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं सर ये बर्ड्स की कैटेगरी में? बिकॉज ये जो हमारे बैट्स है ये ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देते हैं। क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स? ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देते हैं, यानी ये एग्स ले नहीं करते हैं। बाकी जो हमारी ये क्रो है, ईगल है एंड पैरट है, दीज आर लेइंग एग्स। ये एग्स को ले करते हैं, इसलिए ये
मेमल्स की कैटेगरी में फॉल नहीं होते, लेकिन बैट क्या करता है, ये ऑफ स्प्रिंग्स को जन्म देता है, एंड ऑफ स्प्रिंग्स को जन्म देने वालों को हम क्या कहते हैं, मेमल्स। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एम्फीफोबिक। तो एम्फीफोबिक हम किन स्पीशीज़ को कहते हैं, तो याद रखोगे आप, जो स्पीशीज़ पानी में भी रहते हैं एंड लैंड के ऊपर भी रहते हैं उनको कहा जाता है एम्फीफोबिक और एम्फीबियंस। तो याद रखोगे आप, यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोर्टोइज हमारे लैंड पर भी रहता है एंड पानी में भी रहता है। इसी तरह से क्रोकोडाइल लैंड पर भी रहता है, पानी में भी रहता है। फ्रॉग भी लैंड पे भी रहता है, पानी में भी रहता है। इनको कहा जाता है एम्फीबियंस, जिनके दो दो घर है, दो दो हैबिटेट्स है, पानी भी एंड लैंड भी। यह आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज हाइड्रोफाइट्स। तो हाइड्रोफाइट्स क्या है? हाइड्रोफाइट्स हम ऐसे प्लांट स्पीशीज़ को कहते हैं जो पानी में उगते हैं, यानी जो पानी में रहते हैं उनको हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। यह आपको एज इट इज़ याद रखना है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया स्प्रेड ओवर गारो हिल्स। तो गारो हिल्स के ऊपर हमें नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलता है। सबसे पहले डियर फ्रेंड्स ये याद रखो कि ये बायोस्फीयर रिजर्व हमें मेघालय में देखने को मिलता है, एंड ये है स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व। क्या है? स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया कौन है? नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स। अगर आपसे पूछा जाए दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में, ये भी आपको याद रखना है। अगस्थामलाई बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? केरल में, ये भी आपको याद रखना है। नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में, तो ये भी आपको याद रखना है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? उत्तराखंड में। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपरली मैच्ड। कौन सा ऑप्शन सही मैच नहीं दिया गया है? तो नेशनल पार्क्स दी गई है जिनको आपने मैच करना है उनके रेस्पेक्टिव स्टेट से, यानी जो रॉन्ग होगा उसको आपने चूज करना है। सबसे पहले सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा की नेशनल पार्क है। यस, दिस इज करेक्ट। सिमलीपाल नेशनल पार्क और सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व हमें उड़ीसा में देखने को मिलता है। नोकरेक हमने अभी देखा मेघालय में है। अगस्थ्यमलाई मैंने कहा केरल में है। कंचनजुंगा क्या हिमाचल प्रदेश में है? नो सर, ये हमें देखने को मिलता है सिक्किम में। क्या, कहाँ पर? सिक्किम में। ये आपको याद रखना है। एंड यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आपको ये याद रखना कि हमारी कंट्री में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है। कितने हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, जिनमें क्या है 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व्स है जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है बाय द रिकॉग्नाइज किया गया है बाय द यूनेस्को। ये आपको याद रखना है। एंड यहाँ पर आपको ये याद रखना है इन्हीं 18 में से 12 को रिकॉग्नाइज किया है यूनेस्को ने, लेकिन बचे हुए 6 बायोस्फीयर रिजर्व्स हमारे नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व्स है जो आपको याद रखने पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डियर फ्रेंड्स ये याद रखोगे कि लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व अगर आपसे पूछा जाए तो वो है हमारा रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि रन ऑफ कच्छ हमारा लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। स्मॉलेस्ट मैंने अभी कहा नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वो है आपके लिए जिसका हर एक दोस्त आंसर करेगा, एंड जिस दोस्त का आंसर सही होगा उसको हार्ट देंगे ताकि और दोस्तों को पता चले सही आंसर क्या है। डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। ये है आपके लिए क्वेश्चन। मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी इन नेशनल पार्क्स इज डन बाय। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए नेशनल पार्क्स में इस मेथड को हम क्या कहते हैं, यानी जिस मेथड में हम नेशनल पार्क्स के थ्रू जेनेटिक डाइवर्सिटी मेंटेन करते हैं उसको क्या कहा जाता है? इस मेथड को क्या कहा जाता है? तो हर एक मेरा फ्रेंड आंसर करेगा। चलो इसी नोट पर लेते हैं आपसे इजाज़त। बस ज़्यादा से ज़्यादा इतना कहूँगा, लाइक करना वीडियो को अगर हमारी कोशिश पसंद आती है, एंड आपसे लेते हैं इसी नोट पर इजाज़त। गुड बाय, टेक केयर।